तरह की होती है? दो। कौन कौन सी? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब मीडियम चाहिए, कोई एग्जांपल? साउंड। नॉन मैकेनिकल मतलब जिसमें मीडियम ना हो तो भी चलेगा, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? एक्सरे, गामा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब ईएम वेव है, जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना वो। ये तो मीडियम के अकॉर्डिंग हो गया। वेव का एक और क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण। अच्छा, क्या वेव में मीडियम के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोशन करते हैं? क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी। मॉलिक्यूल अपनी जगह पर उछल कूद करते रहते हैं, यानी कि ऑसिलेशंस करते रहते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। मान लीजिए वेव इधर जा रही है, अगर मॉलिक्यूल ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहे हैं ट्रांसवर्स, आगे पीछे कर रहे हैं, साउंड कौन सी होती है? साउंड में मॉलिक्यूल्स आगे पीछे जाते हैं, लाइट में ऊपर नीचे ट्रांसवर्स। ये हमने बोला। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? दो वेव का मिलना। दो वेव जब मिल रही है, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी भी इंटेंसिटी आई है, ये दोनों मिली, तो इन दोनों के मिलने पर उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये डिपेंड करता है इन दोनों वेव के पाथ डिफरेंस पर। पाथ डिफरेंस अगर इन दोनों का n लैम्डा हुआ, लैम्डा इन दोनों की वेवलेंथ, अगर n लैम्डा हुआ, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। जनरलाइज फॉर्म में बात करूं तो पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये 1, देखो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा है। अगर ये आ रहा है पाथ डिफरेंस, अच्छा ये कैसे पता चलेगा? वेवलेंथ तो दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि कौन सा, तो फिर उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है, जनरलाइज फॉर्म में n की वैल्यू 1 रखो तो आएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। अगर ये पाथ डिफरेंस आ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी बहुत कम। क्या हमेशा पाथ डिफरेंस या तो ऊपर या नीचे वाला ही होगा? कुछ और भी हो सकता है, और कुछ और भी होगा तो उस इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस। ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम, कुछ मिडिल ऑर्डर का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिलने वाली। अब ये कहाँ काम आएगा? ये काम आने वाला है हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक बार लिखा था कि हमने नोट्स में, क्या लिखा था उसके लिए? मैटर वेव के बारे में डी ब्रॉगली ने तो बता दिया, लेकिन उसने मैथमेटिकल फॉर्म दिया था, वो प्रूव नहीं कर पाया। सबसे पहले प्रूव किया था डेविसन जर्मर ने। तो इसमें लिखा दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल चलेगा तो उस पार्टिकल के पास में, पार्टिकल तो है, उसका वेव भी है। वो कैसे प्रूव होगा वो देखते हैं। यार वेव है तो वेव, अगर एक से ज्यादा वेव मिल रही होगी तो वो क्या करेगी? इंटरफेरेंस। और उन दो वेव के मिलने के कारण कई जगह पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कई जगह पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, कई जगह पर इंटरमीडिएट होगी। तो अगर एक पार्टिकल के कारण कई जगह इंटेंसिटी ज्यादा आ गई, कई जगह बहुत कम आ गई, वो एक ही पार्टिकल के कारण, तो जरूर यार ये पार्टिकल नहीं, इसके साथ में वेव है। क्योंकि अगर वेव है, क्योंकि अगर एक पार्टिकल यहां टकरा जाएगा तो उसके कारण तो वो जितना फोर्स इधर एक्सर्ट करेगा इधर भी उतना ही एक्सर्ट करेगा, जितना प्रेशर इधर एक्सर्ट करेगा इधर भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो दोनों जगह तो प्रेशर, फोर्स, एनर्जी सेम हो गई, तो फिर तो हर जगह इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर वेव है
तो वेव जब इधर जाएगी तो पाथ डिफरेंस अलग आएगा, इधर जाएगी तो पाथ डिफरेंस अलग आएगा। और पाथ डिफरेंस कभी कंस्ट्रक्टिव वाले के बराबर आ सकता है, कभी डिस्ट्रक्टिव के बराबर आ सकता है, यानी कि यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा और यहाँ कम भी आ सकती है। यही चीज प्रूव की थी। क्या क्या चीजें थी एक्सपेरिमेंट के अंदर? सबसे पहले हमने एक वर्ड किसी चैप्टर में, शायद मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में यूज किया था, इलेक्ट्रॉन गन। क्या काम आता है? अरे नाम से पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन में ये काम लिखा था। और कौन से वाले में? थर्मो आयनिक इमिशन। हीट सप्लाई करके मेटल इतना गर्म हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन बन गया वो मटेरियल। तो सबसे पहली चीज इस एक्सपेरिमेंट में आती है इलेक्ट्रॉन गन। यहां पर हमारे पास में एक फिलामेंट टाइप की चीज बना दी और यहां पर एक छोटी सी बैटरी बना दी। ये छोटी सी बैटरी, ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन थर्मो आयनिक इमिशन पे काम करती है। जैसे हमने छोटी सी बैटरी कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कितना हीट जनरेट होगा? I²RT। अरे I²RT हीट जनरेट हुआ उससे। जैसे वो हम इमर्शन रॉड पानी में डुबाते हैं, बस वैसे ही कि करंट फ्लो हुआ तो हीट जनरेट हुआ, हीट से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले एक तरह से इलेक्ट्रॉन का सोर्स बन गए। इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा इसके पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी चल रहे हैं तो डी ब्रोए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इनके पास में? वेव। तो उसने डेविसन जर्मन ने क्या किया, यहां पर एक निकल की एक प्लेट ले ली, क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल ले लिया। ये निकल का क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल ही क्यों लिया? कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन उसको निकल क्रिस्टल के बारे में बहुत कुछ पता था कि यार इसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी होती है, इसलिए निकल क्रिस्टल लिया। यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, इस पर टकराए और टकराकर ये यहां पर किसी एंगल पर स्कैटरिंग या डिफ्रैक्शन बोल दो। अच्छा डिफ्रैक्शन का भी नाम सुना है क्या? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ से मुड़ जाए। चीजों का एजेस पर या कॉर्नर्स पर मुड़ना डिफ्रैक्शन कहलाता है, जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे थे वो यहां से मुड़ गए और यहां पर एक सर्कुलर, जैसे रेलवे का ट्रैक देखा है बच्चों का, वो रेल वाली टॉय आता है जिसमें वो चारों तरफ ट्रैक होता है। तो मान लीजिए ये निकल का क्रिस्टल यहां है, निकल का क्रिस्टल यहां है और आसपास चारों तरफ रेलवे का ट्रैक है। उस ट्रैक पर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, जो डिटेक्टर चारों तरफ घूम सकता है। यहां पर ये मैंने सिर्फ इस आर्क में बनाया, एक्चुअल में वो 3D में पूरी तरफ है। और यहां पर लगा हुआ है ये डिटेक्टर, ये मूवेबल डिटेक्टर है। मूवेबल डिटेक्टर क्या काम करता है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स वहां से आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है कि उनकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या आ रही है वो ये डिटेक्ट करता है। क्या काम किया है हमने? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गन लिया है, इलेक्ट्रॉन गन में बैटरी लगाकर यहां से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल पर टकराए और यहां पर बीच में हमने एक सर्कुलर एक ट्रैक पर हमने एक मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है। बहुत देर हो गई, बहुत टाइम हो गया डेविसन जर्मन को ये एक्सपेरिमेंट करते करते, उसको कुछ पता ही नहीं चल पाया। उसको तो यार जब ये डिटेक्टर यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, हर जगह इंटेंसिटी सेम दिख रही है, उसको लग ही नहीं रहा कुछ। तो उसने क्या किया कि यार ये इलेक्ट्रॉन जरूर, ये सिर्फ हमने तो बैटरी लगा के थर्मो आयनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, लगता है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में एनर्जी बहुत कम है, इनका मोशन इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए डेविसन जर्मन ने एक और बैटरी लगाई, जो बैटरी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग बैटरी लगा दी। इस बैटरी को यहां पर एक ट्यूब बना दी गई, ट्यूब, इस ट्यूब के जोड़ दिए, इस ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह, एक टर्मिनल यहां, एक टर्मिनल यहां, दोनों टर्मिनल्स के बीच में बैटरी बहुत स्ट्रांग लगा दी, बहुत स्ट्रांग बैटरी। तो बहुत स्ट्रांग बैटरी पे क्या है, प्लस है या माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। हाई वोल्टेज बैटरी से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और एक ट्यूब बनाई है, ये ट्यूब सिर्फ और सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को इसी पाथ पर जाने के लिए अलाउ करती है।
कि इलेक्ट्रॉन्स इधर ना चले जाए, इधर ना चले जाए, तो बीच में हमने ये वाला पोर्शन बना दिया और इन दोनों के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से एक्सेलरेट होने लगे। और ये तेजी से एक्सेलरेट होने लगे तो यहां पर पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन टकराकर यहां जा रहे हैं, अब भी डिटेक्शन हो रहा है। लेकिन ये जो बैटरी है ये अलग अलग वोल्टेज पे लगा है। मान लो पहले 20 वोल्ट लगाया, 20 वोल्ट लगाया, कुछ नहीं हुआ, 25 वोल्ट लगाया, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, कुछ अलग हो ही नहीं रहा, हर जगह इंटेंसिटी सेम आ रही है। फिर उस एक्सपेरिमेंट को 44 वोल्ट से 68 वोल्ट की बैटरी बना दी है कि पहले 44 लगाया, फिर 45, 46, 47 ऐसे 68 तक उसने ये वैल्यूज चेंज कर करके देखी और वहीं पर ही वहां पर ही एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें मिल गई। 44 वोल्ट से 68 के बीच में जब बैटरी का वोल्टेज चेंज करता गया तो एक वोल्टेज था जहां 54 वोल्टेज पर जब ये बैटरी 54 वोल्ट की लगाई तो वहां पर पता चला कि डिटेक्टर को कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा मिली, कहीं पर इंटेंसिटी कम मिली। यार पार्टिकल आ रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वो अगर 54 वोल्ट भी कर दिया तो 54 वोल्ट में ये जो पार्टिकल यहां टकरा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी तो इतनी होनी चाहिए जितनी यहां होगी उतनी यहां होगी। लेकिन इस डिटेक्टर को अलग अलग मूव करते वक्त कई जगह पर 54 वोल्ट पर कई जगह इंटेंसिटी ज्यादा मिली, कई जगह इंटेंसिटी कम मिली। यार इंटेंसिटी का वेरिएशन अलग अलग जगह पर, जब डिटेक्टर यहां था तो अलग मिला, यहां था अलग मिला, यहां था अलग मिला। यार इंटेंसिटी का वेरिएशन पोजीशन के अकॉर्डिंग होना इंटरफेरेंस का ही रिजल्ट है। जैसे इन दो लाइट के कारण अगर यहां ज्यादा उजाला है तो हो सकता है यहां थोड़ा कम उजाला हो, वहां अंधेरा हो। पोजीशन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी का वेरिएशन तो वेव्स ही शो करती है। यानी कि ये जो पार्टिकल आ रहा है एक्चुअल में ये पार्टिकल इंटरफेरेंस कर रहा है, तभी तो इंटेंसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग आ रही है। यार पार्टिकल इंटरफेरेंस कैसे कर लेगा? इंटरफेरेंस तो वेव करती है, जरूर ये पार्टिकल वेव साथ में लेके घूम रहा है और वो मैथमेटिकल प्रूफ भी हुआ अभी। तो यहां से डिटेक्ट हुआ कि यार 54 वोल्ट की जब बैटरी लगाई तो उतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई कि निकल क्रिस्टल से टकराकर अलग अलग जगह पर अलग अलग इंटेंसिटी आई, कई जगह मैक्सिमम कई जगह मिनिमम। तो यहां पर प्रूव हो गया कि यार पार्टिकल अपने साथ में वेव लेके चल रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी में वेरिएशन पोजीशन के अकॉर्डिंग तो इंटरफेरेंस होता है जो वेव ही शो करती है। इतना क्लियर है क्या? इस डायग्राम को बनाओ, फिर आगे प्रूव करेंगे और चीजें। लिख लिया क्या? 4th पॉइंट लिखे इसमें, ऑब्जर्वेशन लिखो इसमें। ऑन वेरिंग बैटरी पोटेंशियल, ऑन वेरिंग बैटरी पोटेंशियल फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, it was observed detector detects intensity maximum at 54 volt voltage, at 54 volt voltage when electrons scattered at 50 degree angle, when electrons scattered at 50 degree angle, scattered का मतलब फैलना। इंटेंसिटी में चेंज वेरिएशन कब दिखाई दिया? 54 वोल्ट, यानी कि बैटरी 54 की थी तब, अलग अलग वैल्यूज करके देखा 54 पे, और किस वैल्यू एंगल पर आया? जब ये यहां से आया और जब इधर घुमा तो 50। अच्छा ये वैल्यूज कैसे है? यार ये एक्सपेरिमेंट में आया तो ये प्रूवन है, ये प्रूव्ड है। अच्छा ये निकल क्रिस्टल के लिए, अभी तुम्हें पता चलेगा किसी और के लिए कुछ और भी आ जाएगा। निकल क्रिस्टल के लिए 54 पर 50 डिग्री एंगल के स्कैटरिंग पर मैक्सिमम वैल्यू मिली। कोई और मटेरियल होता उसके लिए अलग वोल्टेज पर अलग एंगल पर आता, तो क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकता है। तो अगर कुछ और आ रहा है तो जरूर निकल के अलावा कुछ और लिया होगा। तो ऑब्जर्वेशन तो ये आई। कैसी ऑब्जर्वेशन आई? इंटेंसिटी का वेरिएशन। यहां पर है हमारे पास में
इंटेंसिटी, ऑब्जर्वेशन में ये जो ग्राफ बना ना इंटेंसिटी, और ये है स्कैटरिंग एंगल कि कितने एंगल पर फैला। स्टार्टिंग में इंटेंसिटी फिक्स आई, एकदम से मैक्सिमम जो आई वो मैक्सिमम 50 डिग्री पर आई, ये एंगल 50 डिग्री पर एकदम से मैक्सिमम हो गई। और ये जो ग्राफ बना है वो कितने वोल्ट के लिए बना है? 54 वोल्ट के लिए। इतने वोल्ट पर ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है, ये लिखो। इस पे 5th पॉइंट रिजल्ट एंड कंक्लूजन, इसका क्या कंक्लूजन निकला? इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व ऑफ इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड बाय डेविस एंड जर्मर। ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट भी हो जाए, कोई नई चीज नहीं है, नीट हो जाएगी। मेंस में तो रिपीटेशन बहुत होता है। रिजल्ट एंड कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकला? वैसे तो मैंने बता दिया। हाँ, at 50 degree angle and 54 volt, at 50 degree angle and 54 volt, intensity of electron beam becomes maximum. This full stop. This variation of intensity is only possible in interference. This variation in intensity is only possible in interference. इंटरफेरेंस जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में लिखना ओनली बाय वेव ही करती है इंटरफेरेंस। तो इट कंक्लूड्स अ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वेव एसोसिएटेड विद इट। यार अब मुझे बताओ कि मुझे वहां तक पहुंचना चाहिए नहीं। तुमने केमिस्ट्री में कभी ब्रेक्स लॉ पढ़ा है? केमिस्ट्री में ब्रेक्स लॉ नहीं पढ़ा। क्रिस्टल वगैरह का कोई टॉपिक पढ़ा है अभी तक? सॉलिड स्टेट पढ़ा है? थोड़ा सा मतलब क्या गए? गोयल सर पढ़ा रहे थे क्या? कहाँ गए वो? तुम्हें सब पता है क्या? तुम्हें सब पता रहता है? तुम्हें कब पता चला? वो खुद बता के गए थे? एड्रेस भी लीक हो गया। यार एक चीज बता तू यार युवराज, तो यार सुबह भी क्लास में आता है 6:45 पे, है ना? तब एक शब्द नहीं निकलता तेरे मुंह से। ये भी शाम की क्लास में क्यों ऐसा नहीं? सुबह तो एकदम ऐसे जैसे कोई नेशनल एंथम चला दियो तुम्हारे सामने। हाँ, तब नींद में बताओ। नहीं, सुबह भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं सुबह भी तुम में से। अगर देखो ब्रेक्स लॉ पढ़ोगे तुम, अगर किसी क्रिस्टल पर, कोई क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल पर लाइट गिरी और लाइट जो है वो गिरकर वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, तो लाइट अगर किसी क्रिस्टल पर गिर रही है तो कई बार तुमने देखा होगा क्रिस्टल कभी चमकते हुए दिखाई देता है। हाँ, कुछ पोर्शन चमकता है, कुछ पोर्शन नहीं चमकता, ऐसा होता है किसी क्रिस्टल पर लाइट के कारण। यानी कि वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस आएगा। तो ब्रेक्स लॉ आता है, एक ब्रेक्स लॉ प्रूव करवाएं या फिर सीधा ऐसे लिख दें? ब्रेक्स लॉ होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थ्रू क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, उसके लिए 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा होता है। जहां पर d होता है इंटर, अभी हम बताएंगे, इंटर
एटॉमिक लेयर डिस्टेंस। भाई बहुत मजेदार है, हम तो ये वाला सेक्शन जब भी पढ़ाते हैं बच्चे पागल हो जाते हैं। होपफुली तुम तो पहले से ही हो। ये थीटा जो होता है वो होता है ग्लैंसिंग एंगल। नाम सुना है क्या? ये कब सुन लिया? क्या होता है ग्लैंसिंग एंगल? चलो बता। ना हमें सुना है। क्या क्या क्या? हाँ, कोई भी रे सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। नॉर्मल के साथ जो बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल से देखते हैं और सरफेस से जो देखते हैं ग्लैंसिंग एंगल। अभी पता चलेगा। ये एन की वैल्यू वही 0 1 2 3। अच्छा, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ये कहां यूज होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि ये क्या है? पाथ डिफरेंस। क्रिस्टल में पाथ डिफरेंस जो होता है उसकी वैल्यू 2d sin थीटा होता है। d जो होता है लेयर्स के बीच का सेपरेशन होता है। थीटा ग्लैंसिंग एंगल होता है। मन तो नहीं था लेकिन अब बताएंगे, उस चीज को भी प्रूव करेंगे कि ये कैसे आता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में होना चाहिए। और वैसे तो तुमने अभी पढ़ भी लिया है, और वेव ऑप्टिक्स में और क्लास 11 की वेव में ये चीज फिर से रिपीट होगी जो हम अभी डेरिवेशन कर रहे हैं। खैर नहीं किया होता, पढ़ लिया होता तो भी मैं ये कराता। नहीं पढ़ा है तो फिर बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। क्रिस्टल पर अभी हम बात कर रहे हैं। क्रिस्टल पर जब कोई लाइट गिरे, मान लीजिए हमारे पास में एक निकल क्रिस्टल का मैंने एग्जांपल लिया है। ध्यान से देखना, काम आ सकता है बहुत बार। निकल क्रिस्टल का एग्जांपल लिया। ये निकल क्रिस्टल के एटम्स, मैंने 4 एटम्स बनाए हैं यहां पर। इसे 3 लेयर्स बना दिए। 4 एटम की 3, बहुत सारे होंगे लेकिन यहां बना दिए। ये है एक लेयर, ये है दूसरी लेयर। ये एक लेयर बनाई, ये निकल क्रिस्टल की दूसरी लेयर बनाई। इंटर एटॉमिक लेयर डिस्टेंस ये d है। ये निकल का क्रिस्टल, अरे निकल क्रिस्टल कहां था? वो तिरछा था जो, उस पर इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ भी चीज यहां से टकरा रही, ये लो टकरा। ये जो टकराया सरफेस ये रही, ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन जो सरफेस के साथ होता है वो ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल किससे लिखा है? थीटा से। अच्छा, ये जो एक बीम यहां से टकराएगी वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यही होगा। एक मिनट, यहां पर था हमारे पास में वो, ये इलेक्ट्रॉन बीम आई और ये इधर टकरा के गई। क्या ये ऐसा डायग्राम है एक तरह से? इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दो तो देखो ये आया और ये टकरा के चला गया। ये एंगल कितना था? उसको हमने क्या बोला था? स्कैटरिंग एंगल। कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन हमें वैल्यूज किस एंगल पे मिली थी? 50। यानी कि इस पूरे को हमने बोल दिया ये कितना एंगल है? ये है 5। इसमें ये वाला एंगल कितना है? 5/2, 5/2। हाँ, जहां पर हमें वो वैल्यू एग्जैक्ट मिली वहां पर ये वैल्यू कितनी है? 50। तो ये 25। क्या यहां पर जो लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, क्या सिर्फ फर्स्ट लेयर से टकराएगी? अरे सेकंड लेयर तक भी, अंदर तक भी जाएगी। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट गिरती है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से भी टकराती है, वैसे यहां पर भी अंदर वालों से भी टकराएगी। तो एक बीम जो है वो यहां से इधर भी जा रही है और यहां से इधर जाकर वो इधर चली गई। तो एक पहली बीम तो ये आ गई, दूसरी बीम ये आ गई। अच्छा, ये 2 वेव आ रही, एक वेव आई, ये दूसरी वेव आई। अच्छा, इन दोनों वेव का अगर पाथ डिफरेंस मिल जाए और अगर वो पाथ डिफरेंस l लैम्डा के बराबर हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब पाथ डिफरेंस देखो, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे यार? ये लाइन और ये लाइन देखो, इसका पाथ की लेंथ ये है, दूसरे वाले की पाथ की लेंथ ये है। मुझे इन दोनों में क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस। 2 वेव जो चल रही होती है उन दोनों का पाथ डिफरेंस से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव आता है। अच्छा, यहां देखो ये लेंथ इतनी है लेकिन ये थोड़ी ज्यादा है। दोनों के बीच में जब पाथ डिफरेंस निकालना होता है ना तो एक से दूसरे पर परपेंडिकुलर डाल दो। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होती है। थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, एक ही साइड से, एक ही सोर्स से गिराएंगे। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो इस लाइन और इस लाइन में पाथ डिफरेंस क्या? ये वाली लाइन है, ये एक्स्ट्रा है। इसमें और इसमें देखें, इससे भी हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम। क्या एक्स्ट्रा ये है? इन दोनों का सम ही इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के बीच का पाथ डिफरेंस आएगा। चलो देखते हैं यार, ये वाला एंगल
5/2, ये थीटा। बता सकते हो ये कितना होगा? अच्छा 90 है ना, देखो ये कितना है थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा। अरे ये, अच्छा ये वापस से ये वाला एंगल कितना है 90। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। समझ में आया क्या? तो यहां पर ओवरऑल मेरे पास में क्या बचा? ये वाली लाइन देखो, ये लेंथ की, इसकी लेंथ कितनी है d। अरे ये वाली लेंथ d है, यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाला था, ये कितना एंगल आया थीटा। कोई ये लेंथ बता सकते? थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो मतलब ये साइन आएगा। अच्छा अगर ये 90 के सामने क्या होता है? 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस, यानी कि ये d है, ये d, ये थीटा। तो यहां से ये वाली जो लेंथ d, ये थीटा, तो यहां पर ये वाली वैल्यू आएगी d cos थीटा और ये d sin थीटा। तो यहां पर ये लेंथ आ गई हमारे पास में d sin थीटा। क्या ऐसे ही ये अगर d sin थीटा आया तो ये वाला भी देखो ना, यहां पर भी इधर थीटा, ये थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, ये भी आएगा d sin थीटा। तो ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए कि पाथ डिफरेंस बिटवीन डेल्टा x, पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, तो कितना है पार्ट डिफरेंस की वैल्यू? एक तो है d sin थीटा पहले में, दूसरे में भी d sin थीटा। कितनी वैल्यू आ जाएगी पार्ट डिफरेंस की? 2d sin थीटा। क्या 2d sin थीटा ही था पार्ट डिफरेंस? अब मैं चाहता हूं, क्या क्रिस्टल पर आया ये पार्ट डिफरेंस? क्रिस्टल से दो सरफेस से टकराने पर पार्ट डिफरेंस। मैं चाहता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो क्या 2d, ये वाली वैल्यू 2d sin थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? n लैम्डा। ये हो गया ब्रेग्स लॉ प्रूफ। यहां से आता है क्रिस्टल पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएंगे तो पार्ट डिफरेंस होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। d क्या है? लेयर्स के बीच की डिस्टेंस। थीटा क्या है? ग्लैंसिंग एंगल। ग्लैंसिंग एंगल मतलब जो लाइट गिर रही है उसकी सरफेस के साथ एंगल। ये है लाइट जो गिर रही है उसका वेवलेंथ। ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो अगर मेरे पास में n की वैल्यू 1 ली तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू। 2 लिया तो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, 3 लिया तो थर्ड मैक्सिमम वैल्यू। हो सकता है अभी सबको नया लग रहा होगा कि क्लास 11 के अंदर वेव नहीं पढ़ा है। अगर वो पढ़ा होता तो तुम्हें यहाँ पर कुछ लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि वही सारी चीजें रिपीट हो रही है। ये n लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये क्लास 11 की फिजिक्स है, वेव वाला। नहीं पढ़ा है इसलिए हो सकता है नया लग रहा होगा, जब पढ़ेंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ नहीं कुछ नहीं। लेकिन इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत और टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि तुमने वो पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो यहां से तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अच्छा अभी तक तो मुझे कुछ फर्क पता ही नहीं चला कि ये जो डेविसन जर्मर है उसने तो बातों ही बातों में बोल दिया कि भैया हाँ कि इंटेंसिटी मैक्सिमम आई तो ये तो इंटरफेरेंस हो रहा है, ये तो वेव ही करवाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है। अरे प्रूफ कहां हुआ? ये तो कहानियों में बोल दिया। प्रूफ देखते हैं। जब ये डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उससे पहले ये क्रिस्टल के लिए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो ब्रेग्स लॉ पहले ही प्रूव हो चुका था। वहां पर पहले ही पता था अगर वेव किसी क्रिस्टल पर टकराएगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो n लैम्डा होना चाहिए, और जो पार्ट डिफरेंस क्रिस्टल पर 2d sin थीटा होता है। ये पहले ही प्रूव हो चुका था। तो ब्रेग्स लॉ का सहारा लिया था डेविसन जर्मर ने, जो पहले प्रूव हो चुका था, इसको प्रूव करने के लिए। तो अब मैं यहां पर डेविसन जर्मर के यूज कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू डेविसन जर्मर, ब्रेग्स लॉ के अकॉर्डिंग 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अच्छा n की वैल्यू 1 ली, n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट मैक्सिमम। अच्छा निकल क्रिस्टल के लिए उसने निकल क्रिस्टल ही क्यों लिया था? क्योंकि निकल क्रिस्टल के लिए उसको बहुत कुछ पता था। उसने पहले ही चेक कर रखा था कि निकल क्रिस्टल के लिए इंटर एटॉमिक लेयर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 0.91 एंगस्ट्रॉन होती है, वो पता था। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगी या निकल के लिए सबके लिए सेम होगी? अलग के लिए। तो निकल के लिए उसको ये पता था। तो अगर मैं यहां पर ये वाली वैल्यू रखूं 2, ये वाली वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉन में, अच्छा ये एंगस्ट्रॉन में रखोगे तो ये भी एंगस्ट्रॉन में रख दें,
तो ये एंगस्ट्रॉम में रहने दो। साइन, ये थीटा क्या है, ग्लैंसिंग एंगल। तो उसको एक्सपेरिमेंट में ये वाला एंगल कितना मिला था, ये वाला एंगल 50, तो ये कितना आएगा 25, तो ये कितना आएगा 65, तो ये थीटा कितना आया था उसके लिए 65। ये आ गया 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 और ये लैम्डा। तो ये लैम्डा की जब वैल्यू सॉल्व की, अच्छा ये एंगस्ट्रॉम में है तो इधर भी किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, तो यहां पर ये वैल्यू आई थी 1.65 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू आई। ये तो डेविसन जर्मन ने ब्रेग्स लॉ जो पहले प्रूव हो चुका था उसके अकॉर्डिंग ये चीज देखी, यार वेवलेंथ तो ये है। फिर उसने बोला ऐसा करते हैं, डी ब्रोगली तो मैथमेटिकल चीज ही देखे गए थे, उससे भी प्रूव कर लेते हैं। अच्छा किससे एसोसिएटेड वेव देखी हमने, ये इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए अरे अंडर रूट में 150 अपॉन वी, एंगस्ट्रॉम में अरे v पता है क्या, कितने v पर ये काम हुआ 54, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.67 लगभग बराबर। तो डेविसन जर्मन ने जो प्रूव किया ब्रेग्स लॉ से क्रिस्टल पर इंटरफेरेंस, उससे जो वेवलेंथ आई, जो उसने पहले ही फॉर्मूला दे दिया था कि भैया ऐसे निकालना है, वो वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई। इसका मतलब उसने जो मैथमेटिकल चीज दी थी वो एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव हो गई, हर पार्टिकल अपने साथ वेव रखता है। लिखो क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा इस इतने सारी चीजों की पूरी समराइज करें तो क्या चीज समझ में आती है, डेविसन जर्मन ने क्या प्रूव किया था, डी ब्रोई की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। उसने निकल के क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन्स गिराए थे, 54 वोल्ट की बैटरी लगा के गिराया तो 50 डिग्री एंगल पर स्कैटरिंग हुई। उसको प्रूव करने के लिए जो बहुत पहले प्रूव हो चुका था ब्रेग्स लॉ। ब्रेग्स लॉ कहाँ यूज था, केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। वो कहाँ यूज होता है, वो होता है जब क्रिस्टल पर कुछ भी लाइट गिरती है तो लाइट कई जगह चमकता हुआ दिखाई देता है, कई जगह अंधेरा दिखाई देता है, तो वो है क्रिस्टल पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसकी वैल्यू 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो उसने ब्रेग्स लॉ यूज किया था। ब्रेग्स लॉ से जो वेवलेंथ आई, डी ब्रोगली से भी वही वेवलेंथ आई, यानी कि प्रूव हो गया। ये डेरिवेशन सिर्फ समझने के लिए बताया, केमिस्ट्री में भी पूरा पढ़ोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में एक चीज प्रूव की जाती है। केमिस्ट्री में सीधा लिखा जाता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, क्योंकि पढ़ाने वाले को इंटरफेरेंस की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा वहां जो प्रूव हुआ 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, वहां लिख देना ब्रेग्स लॉ यही है। वेव में पढ़ोगे क्लास 11 की वेव में भी, क्लास 12 की वेव में भी, एक लाइट ये है, एक लाइट ये है, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस, इसने 2 मीटर चला, इसने 3 मीटर चला, तो डिफरेंस कितना आएगा 2 और 3 का 1, ये डिफरेंस। यहाँ साफ दिख रहा है यार इनका पाथ का डिफरेंस कुछ ना कुछ है, तो क्या करूंगा छोटे वाले से बड़े वाले पर एक परपेंडिकुलर बना देंगे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल, ये आया पाथ डिफरेंस। ये से कैलकुलेट करते हैं। अब उधर देखो, ये ग्लैंसिंग एंगल थीटा परपेंडिकुलर बना है, ये वाला एंगल 90, ये थीटा, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वाला एंगल 90, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये है डी, ये है थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये x मान लेता है, x अपॉन डी, तो x अपॉन डी इक्वल्स टू साइन थीटा, तो x की वैल्यू d साइन थीटा। सेम यहां भी आएगा d साइन थीटा, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, तो दोनों में पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा और d साइन थीटा, दैट इज 2d साइन थीटा। सर भी तुम्हें चिट्ठियां भेज देंगे दूसरे जो भी, क्योंकि यहाँ खाली खाली पड़े हुए हैं ऐसे लिखने के लिए। चलो कुछ तो नया सीखा होगा। ब्रेग्स लॉ कहां यूज होता है, क्रिस्टल के थ्रू इंटरफेरेंस के लिए। किसी क्रिस्टल पर इंटरफेरेंस देखना है तो ब्रेग्स लॉ लगता है। ब्रेग्स लॉ की वैल्यू कैसे, ब्रेग्स लॉ कैसे लिखते हैं, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। मतलब ये ब्रेग्स लॉ कौन सा इंटरफेरेंस के लिए लगा है, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि पार्ट डिफरेंस जो 2d sin थीटा वो n लैम्डा को बैलेंस किया। थीटा क्या होता है, ग्लैंसिंग एंगल, मतलब
ये कोई क्रिस्टल है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यार कोई क्रिस्टल दिया हुआ है और बोला जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू 1, बस ये है। क्रिस्टल पर अगर इंटरफेरेंस देखना है तो ब्रेग्स लॉ लगता है, जिसका यूज डेविसन जर्मर ने किया था। वैसे डेविसन जर्मर ने तो इसका यूज ही किया है, मेन ब्रेग्स लॉ केमिस्ट्री में यूज करते हो ज्यादा, सॉलिड स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट पढ़ोगे। तो इसका जब हम सॉल्यूशन देखें क्या आने वाला है, हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्रेग्स लॉ कितना होता है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। लेकिन थीटा तो ग्लैंसिंग एंगल होता है, तो ग्लैंसिंग एंगल देखना पड़ेगा। ये एंगल कितना है, 90 माइनस आई, यही आएगा थीटा। तो यहां से d तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये d है, तो वैसे सब में d है। साइन कितना आएगा, 90 माइनस आई इक्वल्स टू 1 लैम्डा, कितना हो जाएगा 2d cos आई इक्वल्स टू लैम्डा। आया हुआ क्वेश्चन है जी मेंस में। Find out accelerating potential पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है। कैसे निकलेगा सोचो। ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, सोचो करो। क्रिस्टल पर कुछ भी चीज गिर रही है तो ब्रेग्स लॉ, पता चला ब्रेग्स लॉ डी ब्रोई वेवलेंथ भी निकाल लेता है, ये भी प्रूव किया। तो बस दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन है, पढ़ लो यार। हो तो हमें भी बता देना। 50 हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है शाम का हो जाए, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, हो ना हो। हमारी, मेरी तो नहीं है क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन चल रही है उसमें तो क्लास लेनी पड़ेगी। आगे 50। सबसे पहली चीज तो मुझे क्रिस्टल दिख रहा है, क्रिस्टल है यानी कि ब्रेग्स लॉ लगेगा 2d sin थीटा। अच्छा ये निकल क्रिस्टल के लिए क्या, d की वैल्यू 0.91 नहीं है, यानी कि किसी दूसरे के लिए।
अभी तुम्हें देखना पता भी चलेगा। डी की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में रहने दो। साइन ग्लैंसिंग एंगल कितना आएगा 60। एन की वैल्यू, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या ले लूं 1। ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ही तो आती है। देखो ना यहाँ पर ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ डी ब्रोगली इक्वली आ गए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे लिखूंगा मैं, अंडर रूट में 150 वी के फॉर्म में चाहिए, ये वाली वैल्यू। तो यहां से अच्छा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम और ये एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 2 इंटू √3/2 इक्वल्स टू रूट में 150/v, दोनों साइड में स्क्वायर करें तो 3 इक्वल्स टू 150/v, v की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट। अरे हमने निकल क्रिस्टल के लिए कितने एंगल पर ये काम करवाया था, 50 डिग्री एंगल पर। बता सकते हो यहाँ कितने एंगल पर हो रहा है 60। उसमें डी की वैल्यू कितनी थी 0.91, यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 1। वहां पर वो किस पोटेंशियल पर वो काम हुआ था 54, यहाँ कितने पोटेंशियल पर हो 50, यानी कि अलग अलग मटेरियल पर ये सारी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। निकल के बारे में उसको ज्यादा पता था साइंटिस्ट को, इसलिए उसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये डेविसन जर्मर भी कंप्लीट हुआ। अच्छा तुम्हें एक चीज कुछ पता है क्या कि बोर का मॉडल, हाँ यही तो पता है। जब भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन करते हैं, करते थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो ये तो पढ़ा होगा ही बेसिक। तो हम जब भी उसको रिवीजन करने बैठते जैसे रे ऑप्टिक्स में होता है, नॉर्मली रे ऑप्टिक्स में स्टूडेंट्स रिवीजन कर, कितनी बार कितने लोग हैं जिन्होंने रिवीजन करने का ट्राई किया रे ऑप्टिक्स जो पढ़ लिया। नॉर्मली हमारे साथ में भी होता था, हम जब रिवीजन करने का स्टार्ट करते हैं, देखो टॉपिक बहुत सारे हैं उसमें, रिफ्लेक्शन है, फिर रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, फिर स्लैब है, फिर कर्व सरफेस है, फिर 2 कर्व सरफेस लेंस है, फिर उसके बाद में बीच में प्रिज्म भी आता है, जैसे बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन हम जब भी रिवीजन करने की सोचते हैं तो रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ ही नहीं पाते। रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर वापस से कॉपी बंद, फिर 5 दिन बाद वापस से रिवीजन करने की सोचेंगे, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, फिर वापस से बंद। सेम चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी बड़ा टॉपिक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, फिर रदरफोर्ड पर आते हैं अल्फा स्कैटरिंग, उसके बाद में बोर मॉडल, उसके आगे आगे जा ही नहीं पाते। बोर मॉडल पे भी बहुत कम पहुंच पाते हैं। बोर मॉडल के बारे में कुछ पता है क्या, एक स्टेटमेंट बोला था कि इलेक्ट्रॉन किन ऑर्बिट्स में घूम पाता है। बोर ने अप्रोक्सीमेशन एक वैल्यू एक दिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम पाता है जिन ऑर्बिट में डैश, आगे क्या, बहुत ये तो केमिस्ट्री में बहुत पढ़ाया जाता है, यही तो चीजें पढ़ाई जाती है। हाँ पता है, न्यू एक्सप्रेशन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम पाता है जिन ऑर्बिट में उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल, ये पढ़ा नहीं कभी, अरे ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम पाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम तो रोटेशन तो पढ़ी लिया mvr, कोई भी चीज सर्कुलर में तो mvr होता है, ट्रांसलेटरी में क्या आता है mvr परपेंडिकुलर, रोटेशन में आई ओमेगा, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन में आई ओमेगा और mvr परपेंडिकुलर, 4 केस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर वाला केस है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम mvr, h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा 1 इंटू h/2π। अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में है तो 2 इंटू h/, सेवेंथ ऑर्बिट में है तो 7 इंटू h/2π। ये स्टेटमेंट पढ़ाया क्या, नेक्स्ट क्लास में कल काम में लेंगे, कल डीपीपी भी मिल जाएगी इसकी, और कल हम रेडियो एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देंगे नया।